हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि हम मॉडल पेपर प्री बोर्ड वाला करवा रहे थे, उसमें से हमने खंड बा के ये खंड बा के हम यहाँ तक क्वेश्चनों की चर्चा कर लिए थे। तक जितने भी क्वेश्चन थे तो हमने पहले खंड बा में जो पहला दिया था सभी खंड कीजिए, इसको हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखें, फिर इसके बाद इसको ज़रूर देखें। ठीक है, ये वीडियो जो है बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। जो कहते हो क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो इन जो है दो पार्टों में हम करवा चुके हैं, उसको पहले ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। जिस यहाँ पे अब दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, अब इन 5 खंडों में हमारे 5 खंडों में किन्हीं 5 खंडों को कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 में 6 क्वेश्चन दिए रहे हैं। 6 में से हमें 5 बोल रहा हल करने के लिए, तो हमें 5 क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड करें ताकि आपके पास पहुँच सके और उसका जो है आप पूरा बेनिफिट ले सकें। तो क्वेश्चन है इसमें द्विघात बहुपद f(x) = 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। हम जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे चैप्टर सेकंड के, तो उस समय बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम करेंगे, डाल देते हैं प्रश्न खंड बा प्रश्न क्रमांक 2 और हल। ऐसे ही डाल देना है हमको, खंड बा प्रश्न क्रमांक 2 का हल का नंबर का हल है। तो इसको करेंगे। दिया क्या है, द्विघात बहुपद दिया है 3x² - x - 4। ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। f(x) = 3x² - x - 4 एक द्विघात बहुपद है। तो इसको हल के शून्य ज्ञात किया। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बताए थे क्या करना होता है। जो दिया है 3x² - x - 4, तो हमें क्या करना होता है, इसके गुणनखंड पहले ज्ञात कर लेना होता है। गुणनखंड कैसे निकला करते हैं, x² का जो गुणांक होता है उसको जो है अचर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई पहले करा लेते हैं। लिखना नहीं है, लिखना वही है जो यहाँ पे दिया है, लेकिन ये है कि 4 3 12, मतलब यहाँ पे 12 लिखा हुआ। गुणा करने पे 12 मिले, घटाने पे कितना मिले, -x। तो 3x², इस चीज़ को हम बहुत ही आसानी से समझाए भी थे जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पार्ट के करवाए थे कि कैसे हम जो है निकाल लेते हैं, कैसे जान जाते हैं गुणनखंड करके। तो अगर प्लीज़ उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखें। -4x प्लस 3x, ये कैसे लिखे ये हम चीज़ को बता चुके हैं। -4, 4 में से 3 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। 4x में से 3x निकाल दोगे तो -1x बचेगा। और 4 3 12, गुणा करने पे यही चीज़ भी मिलना चाहिए। अब 2 2 के यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, 3x, तो सॉरी खाली x कॉमन होगा, 3 नहीं है। x दोनों में दिख रहा है तो x कॉमन करोगे तो 3x माइनस का यहाँ पे कितना 4। जहाँ यहाँ जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। प्लस है तो प्लस लगा दिए। यहाँ से कोई कुछ कॉमन है नहीं, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं वहाँ एक कॉमन कर लेते हैं। तो 3x माइनस का 4, ये चीज़ हमारी भिड़ जाया करती है। अगर सही है तो ये चीज़ ऑटोमेटिक हमारी भिड़ जाएंगी। तो 3x माइनस का 4 कॉमन कर लो तो x + 1, ये आ गए हमारे गुणनखंड। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर, एक तो 100% इस तरह का क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाना है 4 नंबर में। ठीक, शून्यकों के लिए 3x - 4 = 0, तो एक बार इसके बराबर 0 कर देना होता है, एक बार इसके बराबर 0 कर देना होता। तो 3x 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, x = 4/3।
ये हमारी वैल्यू आ गई, एक जो है शून्य का आ गया 4/3। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे, x प्लस का 1 इजक्वल टू कितना है, कर देंगे 0, तो x इजक्वल टू कितना माइनस का 1। ये हमारे दो शून्य का आ गए। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 शून्य का आ गए। अब लिख देंगे जो जैसे 2 शून्यक हैं, इसमें हम लिख सकते हैं पहला शून्यक अल्फा बराबर 4/3, दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1। किसी को भी अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं। तो अतः लिखेंगे अतः पहला शून्यक अल्फा बराबर 4/3, कॉमा दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना आया, -1, ठीक है। दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1। अब आगे, फिर आगे क्वेश्चन में बोला है, इसमें करा शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। तो अब डाल देना है हेडिंग सत्यापन। तरह जो शून्य का आए हैं और जो इस सवाल के गुणांक हैं, इनके बीच का हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना। क्या लिखना होता है सत्यापन में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल में हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक। या फिर एक सूत्र होता है, या इस चीज़ को ना लगा करके -b/a वाला, या ये वाला सूत्र लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा कितना है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा के नीचे बीटा की वैल्यू रख दें, बीटा कितना है -1, ये -1 इक्वल टू -x का गुणांक। सवाल में देखें तो -x का गुणांक कितना है, यहाँ पे गुणे में कितना छिपा 1, तो -1 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 3, तो 3 एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो 4 4 3 एकन्नम 3 माइनस का 3 इक्वल टू कितना x का गुणांक कितना था, -1 था। ध्यान से देखना है, x का गुणांक कितना है -1, और यहाँ सूत्र का है ये माइनस, और x का गुणांक भी है माइनस, तो यहाँ सूत्र का माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस का 1/3, तो यहाँ 1/3 बराबर 1/3 ये हमारा शून्यकों का योगफल का सत्यापन होगा। इसी तरह से हम शून्यकों के गुणनफल का सत्यापन करेंगे, ठीक। शून्यकों का गुणनफल डालेंगे नीचे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A ना लिख करके, यही जिस तरह से यहाँ पे हम सूत्र लिखे थे वही लिखो। तो C का मतलब होता है आचार पद, तो लिख दीजिए आचार पद अपान में कितना x² का गुणांक, जो हर में होता है, दोनों का सेम फार्मूला। x² का गुणांक यहाँ भी है, x² का गुणांक यहाँ भी, यहाँ आचार पद लिख देते हैं, वहाँ पे -x का गुणांक है। आगे करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दो, कितना है 4/3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू बीटा का मान रख दीजिए, बीटा का मान कितना है -1, तो -1 इक्वल टू आचार पद, हम सवाल में देखें आचार पद कितना दिया -4, तो ये है -4, x² का गुणांक 3 है, तो 3 है। अब 4 एकन्नम 4 माइनस का 4/3, अब बराबर कितना हो गया -4/3, तो ये भी हमारा सत्यापन हो गया। ये फाइनली सत्यापन हुआ, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल में हम जो कर लिए ये सत्यापन, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, शून्यकों का योगफल
और जो उनके गुणांक थे, सो उनके गुणनफल में उनके जो गुणांक थे दोनों में क्या आ रहे हैं, वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक 1 कॉसेक ए प्लस का 1। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। खा नंबर डाल देंगे हल। ठीक, कॉट ए क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस का कॉस ए। स्मॉल में ही जहाँ तक संभव हो सके तो इनको स्मॉल में ही बनाना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी होते हैं उनको हमें जो है स्मॉल लेटर से ही लिखना है। इज इक्वल टू कितना दिया है, कर कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस का 1। ये हमें प्रूव करना है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है। तो हमें क्या करना होता है, LHS एक पार्ट हमें ले लेना होता है, LHS ले लेंगे, लिख दें LHS लेने पर, या ऐसे लिख सकते हो बायां पक्ष लेने पर। LHS लेने पर क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस का कॉस ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉट का फार्मूला लगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉट ए बराबर कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान, इस यहाँ भी लगा दें कॉट का फार्मूला कॉस ए अपान साइन ए। संभवतः हम ये भी बताए थे कि अगर कॉट दिया है या tan दिया है, हमें सिद्ध करना कोई सर्वसमीकरण नहीं बन पा रही है कोई सूत्र, तो कॉट दिया हो या tan दिया हो उसको हम साइन और कॉस के पद में बदल दें तो कुछ ना कुछ हमारा जो है सर्वसमीकरण बन जाती है। हमें ऐसे करना होता है कि कुछ सिंप्लीफाई हो सके, कोई ना कोई हम फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक, तो कॉट ए को भी हमने यहाँ पे भी नीचे भी बदल दिया, कितना कॉस है यहाँ पे लिखना लिख सकते हो, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, आगे दोनों में देखो, ऊपर से हमारा क्या कॉमन हो रहा है कॉस, नीचे से भी क्या कॉमन हो रहा है कॉस, तो कॉस हम ऊपर से कॉमन ले रहे हैं और हर से भी कॉमन ले लेंगे, अंश से भी कॉमन कर लेना है और हर से भी। तो यहाँ बचेगा 1 अपान साइन ए माइनस यहाँ पे 1 अपान, यहाँ से कॉमन करोगे कॉस ए, यहाँ से कॉमन करेंगे कॉस ए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपान साइन ए प्लस का 1। आगे इसी को सिंप्लीफाई करें तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपान साइन ए बराबर सब कोई जानता है कि 1 अपान साइन ए इक्वल टू कितना होता है कॉसेक ए, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे कॉसेक ए माइनस 1 अपान, इस नीचे भी वही सूत्र कॉसेक ए प्लस का 1। यही हमारा तो RHS यही तो था, RHS हमारा आ गया। यहाँ पे जो भी फार्मूला अप्लाई करें उनको हमें ब्रैकेट में जरूर बदलें, क्योंकि 1 अपान साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है कॉसेक ए। ठीक, बराबर में लिख देंगे, बराबर कितना है RHS हमारा इज इक्वल टू कितना आ गया RHS। अतः LHS इज इक्वल टू RHS ऐसे लिख देंगे, और नीचे लिखना हो तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एक भी नंबर नहीं कर सकता है ऐसे में। ठीक है, जो भी चीज़ लिखो उस चीज़ का पूरा डिटेल दे दीजिए, जहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करते हैं उस फार्मूलों को लगा दें। ठीक है, इस चीज़ को देख पा रहे होंगे सही से कैसे लगाना है हमको जी। अगला है
निम्न चित्र में, ये हमारा चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में यदि ए बी इज इक्वल टू कितना है ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी ई इज इक्वल टू कितना है ई सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन है, ग नंबर डाल देंगे हल। ग नंबर, निम्न चित्र में यदि ए बी बराबर कितना दिया है ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर कितना है ई सी है। तो इस चित्र को पहले हम बना लेते हैं जैसे दिया गया है। ये हम एक जो है रफली बना लिए हैं। यहाँ पे नामकरण कर दे ए बी सी डी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई मान लो, यहाँ पे एफ। ठीक है, ये हमने नामकरण कर दिया। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी होती हैं उनको लिख दिया जाता है। तो दिया क्या है, दिया है गिवन बाई क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी बराबर कितना दिया है ए सी। हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कह रहा बी ई इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, बी ई इज इक्वल टू, वैसे नामकरण होना चाहिए, इसमें नामकरण था नहीं, हमने अपने हिसाब से कर लिए हैं। बी इज इक्वल टू ई सी। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो इसकी उपपत्ति कैसे होगी, यहाँ पे डाल दिया जाता है फिर उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति। अब चूंकि देखिए एक बिंदु से अगर कोई भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं। बाह्य बिंदु से अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे ए डी बराबर ये यहाँ ए डी बराबर कितना ए एफ, ये चीज़ लिख देंगे। इसी तरह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं बी डी बराबर बी डी इज इक्वल टू कितना बी ई, फिर यहाँ भी कर सकते हैं सी ई इज इक्वल टू कितना सी एफ। ठीक, इनको इक्वेशन नाम देना हो तो दे सकते हैं, प्रूफ करने के लिए अगर काम पड़ेगा तो लिख देंगे, इक्वेशन नाम दे दीजिए। इक्वेशन ये फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि जो हमें दिया था, दिया क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें दिया है, क्या है दिया है। यहाँ भी इनको कारण दे देना चाहिए, यहाँ पे कारण लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना चूँकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती, समान होती। क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अब जिस ये हमें दिया है ए बी बराबर कितना दिया है ए सी, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ ए डी घटा दें, दोनों पक्षों में ए डी घटाने पर अगर कोई भी चीज़ दोनों पक्षों में कर दी जाती है तो उसके जो है मान में कोई अंतर नहीं होता है। ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी। ठीक है, इस चीज़ को तो ए बी माइनस ए डी, इस चित्र में हम देखें तो ए बी माइनस ए डी बराबर कितना लिख सकते हैं हम बी डी। ठीक ना, तो
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये पूरा है, ध्यान से देखिएगा, ये ए बी है, ए बी में अगर मैं ए डी को बाहर निकाल दूँ, इसको कट कर दूँ, तो कितना बचेगा, बी डी ही तो आएगा। तो ए बी में से इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, बी डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी इक्वल टू, इधर ए सी माइनस ए डी बराबर ए एफ आया है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, ए सी, ए डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह पे ए एफ लिख सकते हैं। तो ए डी की जगह पे हम रख देंगे ए एफ। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। आगे तो बी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ। अब इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सी एफ, सी एफ। आगे इसका अगर हमें देना समीकरण 4 नाम दे दें, इक्वेशन 4, बी इज इक्वल टू बी डी। अब यहाँ पे हमें दिया है बी डी, बी डी बराबर कितना ले सकते हैं हम, बी, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है हमें बी ई लाना है। कितना दिया है, सिद्ध करने के लिए हमें बी ई दिया है, बी ई बराबर ई सी लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी बी डी है, तो बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखा, बी डी की जगह पे हम बी ई लिख सकते हैं, है ना। तो बी डी की जगह पे हम रख देंगे बी ई, जो कि हमें सिद्ध ही करना था कि बी ई बराबर सी एफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई सी, और यहाँ क्या है अभी हमारा सी एफ। तो सी एफ की जगह पे ई सी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, समीकरण 3 से। तो ई सी, या सी ई लिखा है, जैसे सी ई या ई सी एक ही चीज़ है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से हम रखे हैं, 2 तथा 3 से, हमारा प्रूफ भी हो गया, हेंस प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। अगला देखते हैं क्वेश्चन, घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक अपान सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस सेक। घ प्रश्न क्रमांक 2 का घ है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 का घ नंबर, हल। वन प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। हम जो है एक मॉडल पेपर को 2 या 3 पार्टों में इसलिए करते हैं ताकि आप लोग जो है उस चीज़ को सही से समझ सकें। अगर एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे तो वो चीज़ तुम सही से समझोगे ही नहीं, मन भी नहीं लगेगा सही से। इसलिए जो है हम सोचते हैं कि जो भी डालें जितना बच्चे कर सकें। अभी टाइम अपने पास पर्याप्त है, जो मॉडल पेपर हम जो है अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा सही से। LHS लेने पर, LHS लेने पर हम पहले भी बताए थे कि इस तरह क्वेश्चनों में LHS जो भी सिद्ध करने वाले तो LHS लेने पर, LHS में क्या दिया, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, इतना दिया गया है। क्या करते हैं, इस सेक को दोनों के हम, जैसे अगर हर में कोई संख्या लिखी है, अंश में जितने भी पद दिए होते हैं वो सबके क्या होता है, हर का ही होता है। तो इसको हम दोनों के 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए अपान सेक ए, ठीक। तो सेक ए से सेक ए यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए और प्लस का 1। इसी चीज़ को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, लेने को तो हम RHS, इसको हम समीकरण 1 मान करके RHS ले लेंगे, अब फिर उसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। या फिर हम इसी में बता दे रहे हैं, जैसे 1 प्लस कॉस ए है, अब क्या कर दें हम, 1 प्लस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए को ऊपर नीचे गुणा करा दो तो आ जाएगा। 1 माइनस कॉस ए का ऊपर गुणा और 1 माइनस कॉस ए का नीचे गुणा। हमने दोनों में क्या कर, अंश में 1 माइनस कॉस है, हर में भी क्या कर दिए 1 माइनस कॉस है, इनका ऊपर नीचे हम क्या कर दिए हैं, गुणा कराए, ऊपर भी और नीचे भी। तो जैसे हम काटेंगे तो कट जाएगा, लिखा एक ही है तो एक लिखने का कोई जो है अंतर आता नहीं है, और हमारा जो है जो हमें लाना है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा।
यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए का गुणा और भाग करने पर, और भाग गुणा और भाग करने पर आगे 1 प्लस कॉस ए यहाँ है और 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक का स्क्वायर करो चाहे ना करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस ए, तो हर का हमें मिल गया। अब ये बोल सकते हो कि सर हम कैसे समझेंगे कि इसका हम ऊपर नीचे गुणा करें, हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस कॉस है हर में, तो 1 माइनस कॉस इसी को हर में लगा दो, उसी चीज़ को ऊपर लगा देना है हमें। ठीक, अब 1 माइनस एक का स्क्वायर करिए चाहे ना करिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एक सर्वसम का होती है सूत्र, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना, आर एच एस लिख देंगे, आता है एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक, और जहाँ जो फार्मूला लगाते हैं उन फार्मूलों को जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और क्या लगाए हैं, यहाँ भी लगाए हैं, चूँकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला है हमारा अंगा नंबर, इसमें बोला तो है 5 खंडों को करने के लिए, एग्जाम में हमें केवल 5 खंडों को ही करना है, लेकिन यहाँ हमें सभी का सलूशन देखना। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक, समांतर श्रेणी से है, अंगा नंबर है, अंगा नंबर है हल। क्या क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, एस 51। ठीक है, मतलब कि 51 पदों का योग। एस का मतलब क्या होता है, योग के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, सम, सम मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना। और क्या कह रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हैं, तो दूसरा पद क्या दिया है, दूसरा पद कितना दिया गया है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, मतलब दूसरा पद हमारा 14 है, तीसरा कितना है, 18 है। ठीक ना, दूसरा पद कितना है, 14। तो दूसरे पद के नीचे दूसरे पद का सूत्र लगा दो, क्या होता है, ए प्लस डी, एक कम हो जाता है। जैसे हम कह दें 50वें पद का मान बताओ, तो ए प्लस 49D ऐसे हो जाएगा। तो 10वें पद का ए प्लस 9D, इस तरह से दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, यहाँ का जो है एक कम हो जाता है बस। इक्वल टू कितना दिया है, 14। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा पद कितना है, 18। तीसरा पद 18, तो ए प्लस का 2D इक्वल टू कितना, 18। ये हमारा होगा इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1, 2 को विलोपन से हल कर दें, या किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर दीजिए किसी भी मेथड से। ए प्लस का डी इक्वल टू कितना है, 14। ए प्लस का 2D इक्वल टू कितना है, ए प्लस का डी, ए प्लस का डी बराबर कितना है, 14। ए प्लस 2D कितना है हमारा, 18। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, घटाने पर फिर लिख दिया जाता है, घटाने पर, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का डी इक्वल टू माइनस का कितना, 4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई हमारी 4। डी का मान किसी भी इक्वेशन में रख करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दें डी का मान, तो ए प्लस का 4 इक्वल टू कितना है, 14। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा, 14 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ए बराबर आ गया हमारा 10।
ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, डी की वैल्यू प्राप्त हो गई, और हमें एन दिया ही है कितना, 51 पदों का बोला है। तो अब योग का सीधे से हम फार्मूला लगा देंगे। तो चूंकि एस एन इक्वल टू सूत्र होता है, चूंकि एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख दें सभी की, एस एन, एन का मतलब कितना है, 51 पदों का, 51/2, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी आई थी 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, 51 तो डिवाइड नहीं होगा, 51/2 ही रखा रहने दो, 10 दुनाई 20 प्लस 15 में 51 में से 1 माइनस करेंगे कितना 50, 50 गुणे कितना 4, तो 51/2 गुणे इनको जो है 50, 5 को 20, 200, और 200 और 20 जोड़ें कितना हो जाएगा 220, 2 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। 5 को 20, 200 हो जाएगा, 200 को 20 में जो ऐड कर दें कितना हो जाएगा 220, तो 51 गुणे 11 इतना मतलब कि 110 इतना हुआ। 11 का गुणा करो, 11 का नम 11, 11 पचे 55, 55 1 56, और एक जीरो है तो जीरो बढ़ा दो। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब 51 पदों का योग कितना आ गया, एस 51 पदों का योग, 51 पदों का योग कितना आया 5610। यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये भी, बस इस जो है सही से पहले इसका चित्र जो है समझ लेना है। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित, या जो चैप्टर 13 में हमारे हैं उनसे कोई भी संबंधित क्वेश्चन आता है, तो हमें चित्र अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो हम उस क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। तो कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार, कोई बर्तन है जो अर्धगोले का आकार, अर्धगोला जानते ही हैं कैसा होता है। चलो, तो सबसे पहले हम अर्धगोला बनाएंगे एक, जैसे ये हमारा क्या है एक अर्धगोला है, ये क्या बन गया हमारा एक अर्धगोला। ठीक, जैसे कटोरा होता है, कटोरा क्या होता है एक अर्धगोले के आकार का होता है, अर्धगोला है। फिर एक कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर क्या है एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ये जो है एक कोई खोखला बेलन अध्यारोपित हो गया। ठीक, फिर क्या बोला है जिसके ऊपर खोखला बेलन, अर्धगोले का व्यास कितना है, इसका व्यास, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 14/2 कर सकते हो, 2 सत्ते 14, मतलब आर कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, इस बर्तन में 2 लोग हैं, एक है अर्धगोला और एक है खोखला बेलन। ठीक है, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, खाली बेलन की अगर मैं बात करूँ कि खोखला बेलन कितना है, तो हम क्या कर देंगे, जैसे ये हमारा अर्धगोला था, अर्धगोले की ये क्या है, ये सब क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है 7। अगर मैं 7 माइनस कर दूँ, 13 में से 7 माइनस कर दूँ तो हमें खोखले बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो खोखले गोले की ऊंचाई कितनी होगी, सॉरी खोखले बेलन की,
खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई बराबर पूरा 13 है। 13 में से इस चीज़ को हमें क्या करना है, इस चीज़ को माइनस करना है भाई। यहाँ त्रिज्या ये क्या है, पूरा व्यास है, और जैसे ये क्या है त्रिज्या, ये सब क्या होती है, त्रिज्या ही होती हैं। तो त्रिज्या को नीचे वाला इस पार्ट को, मतलब ये पार्ट कितना होगा हमारा 7, तो 7 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है ज्ञात करने के लिए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। इस बर्तन का क्या बताना है हमको, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो है ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा दो, और बेलन का भी क्या लगा देंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के लगा करके जोड़ देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को एक में ही करेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों के सूत्र लगा देंगे। खोखले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। भाई संपूर्ण का होता है 4πr², अर्धगोले का कितना हो जाता है 2πr², लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाता है, क्योंकि उसमें ये चीज़ भी हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, तो वो भी जुड़े 3πr² हो जाता है। प्लस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। दोनों के r क्या है, समान है, इसलिए हम जो है r में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी के ऊपर जो है खोखला बेलन रखा हुआ है, ठीक है, जिस अर्धगोले के ही ऊपर खोखला बेलन रखा है, तो दोनों के r क्या है, सेम है। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, दोनों से हमें कुछ कॉमन हो रहा है, 2πr कॉमन हो रहा है, तो जैसे यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ r बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, h बच जाएगा। अब जो है वैल्यू रख दें, 2 गुणे, अगर पाई का मान तो नहीं कुछ बोला है, पाई का मान नहीं बोला है कुछ भी। अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं बोलता है तो हमें पाई का मान 22/7 ही रखना है। तो 22/7, r की जगह r की वैल्यू रख दो, कितना है 7 प्लस h किसका है, खोखले बेलन वाले का है। तो ध्यान देना खोखले बेलन कितने 6 है। अब 22 दुनाई 44 होता है, 44 बटे कितना 7 गुणे, यहाँ पे r की वैल्यू नहीं रखे हैं, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r हमारा 7 है ना, तो 7 से ये 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मिला कि ये 7 हमारा नहीं रहेगा। अब 44 गुणे 7 6 13, तो 44 गुणे 13 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 चौको 52, 52 5 57, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब जो हमारा क्या दिया था, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे, ठीक। यही हमारा फाइनली आंसर है। एक पार्ट हमारा और अभी शेष है, इस पार्ट को हम जो है कल जो है पूरा कर लेंगे। इस पार्ट में 6 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 6 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है, तो इस चीज़ को जो है कल के वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। ये जो है 3 या 4 पार्टों में हमारा जो है एक मॉडल पेपर पूरा तैयार हो जाएगा। तो अगर इन चीज़ों का जो है सही से लाभ लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो है उन चीज़ों को सही से सीख सकें और सबसे पहले आप जो है उस चीज़ को फ़ायदा उठा सकें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।